यहाँ पर हम जेनेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले मेल जेनेटल सिस्टम देखेंगे और बाद में फीमेल। मेल जेनेटल सिस्टम में भी हमारा ध्यान रहेगा टेस्टिस की तरफ, जहां पर हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, और साथ में स्पर्मियोजेनेसिस की भी बात की जाएगी। और ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी हमें अध्ययन करना है, क्योंकि उसके ऊपर आ जाते हैं कुछ प्रश्न। तो चलिए पहले टेस्टिस को ही देख लेते हैं। टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उसके अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस की आउटर कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और अंदर होते हैं सेप्टेशन, जो कि टेस्टिस को बांट रहे होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जहां पर लिमन के अंदर बनते हैं स्पर्म। स्पर्म के अलावा यहाँ पे कुछ और सेल्स होते हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, जैसे कि एक है लेडिग सेल। इसे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग भी कहते हैं, और ये हमें देता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स को डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। पर ये लेडिग सेल अपने आप कंट्रोल होता है यूटिलाइजिंग हार्मोन से, जो कि आ रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक LH और एक FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एक और सेल हमें डिस्कस करना होता है जिसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गैमेटोगोनियम गैमेटोसाइट होते हैं, इनको ये सपोर्ट देता है, और ना केवल सपोर्ट देता है बल्कि प्रोटेक्शन भी देता है, और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखता है। और सर्टोली सेल्स कुछ हार्मोन्स भी हमें देता है, जैसे कि एक हार्मोन का नाम है मिलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट करेगा ताकि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स ना डेवलप हो के मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो। और एक और हार्मोन देता है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन जो है वो इनहिबिटरी है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ताकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फीडबैक मैकेनिज्म के अंतर्गत जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनिजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था वो कम हो जाए। तो चलिए अब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हुए देखेंगे, और साथ में हमें ये दोनों सेल्स भी देखने हैं। तो यहाँ पर हमने टेस्टिस का एक मैग्नीफाइड व्यू लिया है। टेस्टिस जैसे हमने कहा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड होती है, और अंदर बनते हैं कुछ कंपार्टमेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म की जो मोटिलिटी है शुरू में, वो तो कुछ मायोइड सेल होते हैं जो कि उन्हें पुश करते हैं फॉरवर्ड, क्योंकि जो असली मोटिलिटी उनकी आएगी वो आती है एपिडिडिमिस में। एपिडिडिमिस में ही जो स्पर्म होते हैं उनका स्टोरेज भी होता है, और मैच्योरिटी भी होती है, और मोटिलिटी भी उनको मिलती है, और फिर वो पास ऑन कर जाते हैं डक्टस डेफरेंस से फर्दर। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल पिक्चर में आप थोड़ा सा मैग्नीफाई करिए, और आप देख पाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर सेंटर में बन रहे होंगे स्पर्म। तो अगर यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं ल्यूमेन के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, तो बाहर की तरफ क्या है, वहां पर आपको मिल रहे हैं जर्म सेल, जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब ये ध्यान रखें कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो डोर्मेंट रहते हैं मेल में प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के बाद ही वो एक्टिवेट होते हैं, और फिर वो बनाना शुरू करते हैं गैमेटोगोनियम, और गैमेटोगोनियम के साथ गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी गैमेटोसाइट, और फिर बनते हैं गैमीट्स या कि स्पर्म। अब जैसा कि हमने कहा कि स्पर्म जो है प्यूबर्टी के बाद बनते हैं, तो तब तक तो जो मेल इंडिविजुअल है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंसी उसमें आ चुकी होती है, और बॉडी के लिए ये स्पर्म जो है एक किस्म से एंटीजन का काम करता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि स्पर्म जो है वो ब्लड वेसल के कंटेंट्स के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बन सकती हैं ऑटो एंटीबॉडीज, और वो ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं स्पर्म को नहीं पहचानती, और वो उसे एक एंटीजन के रूप में लेंगी और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो इनफर्टिलिटी आ सकती है। और यहाँ पर जो हम ये जर्म सेल्स देख रहे हैं, इनको सपोर्ट करना या प्रोटेक्शन देना या न्यूट्रिशन देना, वो एक सेल का काम है जिसका नाम है सस्टेंटेकुलर सेल, और ये सस्टेंटेकुलर सेल ही तो सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल हमें हेल्प करता है इवन ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने में। अब वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने में कैसे हेल्प करता है वो हमें देखना है। सस्टेंटेकुलर सेल या नर्स सेल के पास होते हैं एपिकल प्रोसेसर्स और लैटरल प्रोसेसर्स, जो कि टाइट जंक्शन बनाएंगे नेक्स्ट वाले सर्टोली सेल से। तो वो एक किस्म का ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं, जो कि अभी हमें देखना होगा। मगर उससे पहले आप ये जान लें कि ये कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं, जिनका नाम था इनहिबिन और मिलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। तो फिर टेस्टोस्टेरोन कौन बना रहा है? उसके लिए आपके होते हैं लेडिग सेल्स।
इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। ये लेडिग सेल जो हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के एरिया में होते हैं, तभी उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये पहचान में आते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े सेल होते हैं, लार्ज साइज होता है, पॉलीगोनल होते हैं और इनके अंदर होते हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स, और पिंकिश होते हैं यूसिनोफिलिक क्योंकि काफी सारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर काम करते हैं। पिट्यूटरी से आएगा LH और LH जो है इनको स्टिमुलेट करेगा ताकि ये हमें दें टेस्टोस्टेरॉन। अब इसके साथ ही हमें देखना होगा ब्लड टेस्टिस बैरियर को भी। एक डायग्राम देख लेते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर का, फिर हम उसे खुद भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टेस्टिस देखी थी और उसमें थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बड़ा किया तो अंदर की तरफ होते हैं स्पर्म्स और बाहर की तरफ होंगी ब्लड वेसल्स। अब दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं। एक है जो बेसल कंपार्टमेंट है जिसके बाहर की तरफ को होगी ब्लड वेसल, और एक लिमन की तरफ जिसे कहते हैं एडलिमिनल कंपार्टमेंट। और इन कंपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास होते हैं जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ये एक सर्टोली सेल, ये दूसरा सर्टोली सेल, और ये आपस में टाइट जंक्शंस बना रहे हैं यहाँ पर। चलिए इन्हें शेड कर लेते हैं। ये रहा एक सर्टोली सेल और ये रहा दूसरा सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के पास अपने लैटरल प्रोसेसेस दे रहे हैं और टाइट जंक्शंस बनाते हैं, जिन्हें आप यहां दिखा सकते हैं। एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, और वैसे ही एक प्रोसेस दूसरे वाले सर्टोली सेल से आ रहा है जिसे आप दिखाएं। एक प्रोसेस, ये है दूसरा प्रोसेस और ये है तीसरा प्रोसेस। अब इनके बीच में टाइट जंक्शन बन जाते हैं और बाहर की तरफ अब आप देखें कि था स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम जो है इन टाइट जंक्शन के थ्रू पास होकर यहां पहुंच जाएगा, बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर टाइट जंक्शन से पास होकर बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर वो अंदर की तरफ चला जाएगा और बन जाएगा स्पर्मेटिड। तो ये जो टाइट जंक्शन है या कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बन रहा है, ये इन जर्म सेल्स को तो अलाउ करता है, सेमी परमिएबिलिटी है, लेकिन ब्लड सेल्स को नहीं अलाउ करता, या कि ब्लड वेसल्स में चलने वाले एंटीबॉडीज को या कि सेल्स को, इम्यून सेल्स को, या कि कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होकर ब्लड में, तो उन्हें वो अलाउ नहीं करता अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये स्पर्मेटिड को प्रोटेक्ट कर रहा है। सर्टोली सेल ना केवल यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं बल्कि प्रोटेक्शन भी करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं इन सारे जर्म सेल्स को। तो ये डायग्राम अब हमें बनाना है। मान लीजिए ये रहा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और दोनों के बीच में हमें मिलते थे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग जो होते हैं काफी बड़े होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं। इनके अंदर होते हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स और ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग लार्ज पॉलीगोनल सेल्स with lipid droplets and testosterone, और इनके पास होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हाईली इओसिनोफिलिक होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की तरफ, और यहाँ पर आप दो सर्टोली सेल बना दीजिए। एक सर्टोली सेल ये रहा जो कि अपने लैटरल प्रोसेस दे रहा है, कॉलमनार सेल होता है ये, और एक और सर्टोली सेल बना दीजिए जो कॉलमनार सेल होगा। ये दूसरा सर्टोली सेल है। ये देखिए इन्होंने अपने हाथ जो हैं एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, और जब ये हाथ पकड़ते हैं तो यही बन जाते हैं ऑक्लूडिंग टाइट जंक्शन। और ये टाइट जंक्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर रखी ब्लड वेसल्स के अंदर चलने वाले एंटीबॉडीज या कि कोई इम्यून सेल या कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस वो अंदर की तरफ को अलाउ नहीं करते, ताकि ल्यूमेन में जो स्पर्म बन रहे हैं उनको कोई डैमेज ना पहुंचा पाए। मगर ये स्पर्म जो है हमारी बॉडी के लिए एंटीजन का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, तो स्पर्म जो है प्यूबर्टी के बाद बनेंगे, मगर तब तक तो थाइमस और बोन मैरो सारे बीटी लिम्फोसाइट इम्यूनो कॉम्पिटेंसी ले चुके हैं और आपने कभी एक्सपोज ही नहीं किया उनको स्पर्म से, तो उनके लिए वो फॉरेन बॉडी है, बड़ी देर के बाद आई है, वो उसको पहचानते नहीं। और इसीलिए अगर ऐसा हुआ कि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होगा इन स्पर्म्स पर, ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी और वो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी और फिर हो जाएगा डिक्रीज्ड फर्टिलिटी। जैसा कि हो सकता है इवन वेसेक्टोमी में, जब हम वेसेक्टोमी करते हैं उस दौरान कुछ स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं और ब्लड सेल्स के इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और अब सारे स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो सर्टोली सेल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो साथ में हमें ऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं
और सेमी परमिएबल बैरियर बनाते हैं। जैसे कि बाहर की तरफ था प्राइमोर्डियल जर्म सेल और वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल अब अंदर जा रहा है तो बनता है स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम फिर अंदर जाएगा तो बनेगा प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो गैमीट सेल्स की जो ये मूवमेंट है वो तो अलाउ होती है इन सेल जंक्शंस के थ्रू सेमी परमिएबिलिटी, पर वो बाकी इन्वेडिंग स्ट्रक्चर्स के लिए वो अलाउ नहीं करता। अब हम जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखना चाहेंगे। एक्चुअली शुरू में तो बनते हैं स्पर्मेटिड और उसके बाद उन्हें बनना होता है स्पर्म। तो वो प्रोसेस जो है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं उसे हमें देखना है। अब तो शुरू में हमारे पास एक सर्कुलर सेल होता है स्पर्मेटिड और वो धीरे धीरे बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के पास एक लॉन्ग सीलिया होगा जिसे हम फ्लैजिला भी कहते हैं, और इसके अंदर होगी जो ये टेल है 9+2 सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही यहाँ पर ये एक्सोनीम बना रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस के चारों तरफ टाइटली बाउंड है। ये एक स्पाइरल शीट बनाते हैं मिडिल पीस के चारों तरफ, और साथ में जो न्यूक्लियस है उसमें कंडेंस्ड डीएनए होगा। ये इतना कंडेंस्ड है कि 6 टाइम्स स्मॉलर हो जाता है किसी भी नॉर्मल सोमैटिक सेल से। और साथ में गोल्गी बॉडीज ने बना दिया है एक्रोसोम कैप जिसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये गोल्गी बॉडीज से बनते हैं और इनमें एंजाइम्स जैसे एक्रोसिन एंजाइम हमारे लिए जरूरी है एक्रोसोम रिएक्शन के लिए। जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो ज़ोना पेलोसिडा को पेनेट्रेट करने में हेल्प करते हैं। तो शुरू में आप देखिए कि गोल्गी अपरेटस जो था वो मॉडिफाई हो रहा था और उससे बनाया था एक्रोसोम कैप जिसके पास होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी का स्टोर हाउस होता है और वो पोस्टीरियर पोल की तरफ जा रहा था और उसने एक टाइट स्पाइरल शीट बना दी थी मिडिल पीस के अराउंड। वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म की मूवमेंट के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो फिर न्यूक्लियस का क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है वो कंडेंसेशन में जा रहा है। जैसा हमने कहा कि हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स स्मॉलर देन द नॉर्मल सोमैटिक सेल। और जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो डिस्टल वाला सेंट्रियोल होता है वो जाकर अरेंज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को 9+2 के पैटर्न में ताकि एक लॉन्ग सीलिया बन जाए जो कि फ्लैजिला का काम करता है। ये तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक कि आप एपिडेमिस तक ना पहुंच पाए। उससे पहले जो स्पर्म की मूवमेंट है वो तो कुछ मोयोइड सेल होते हैं और उनका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है उससे ही पुश होकर ये पहुंच पाता है एपिडेमिस तक। और ये जो प्रोसेस है जिसे हम देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहा है, एक डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके बाद भी एक और प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मिएशन में जो भी एक्सेस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहते हैं स्पर्म के पास वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं जिसमें हेल्प कर रहा होता है सर्टोली सेल, और स्पर्म जो है एक स्लीक सा सेल बन जाता है आफ्टर स्पर्मिएशन। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम मेमरी ग्लैंड की बात करें तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है एपोक्राइन वैरायटी का। और अगर हम लाइनिंग की बात करते हैं तो ओवरी में होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक सवाल बनकर आता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करता है ओवरी के सरफेस को। जहां तक बात होती है यूट्राइन ट्यूब की तो उसके पास होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम और उसमें कुछ एक के पास होता है सीलिया। तो आप कह सकते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं यूट्राइन ट्यूब में। और अगर आप यूट्रस की बात कर रहे हैं तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और जहां तक बात होती है वेजाइना की, वो एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है और इसके अंदर जो एपिथेलियम होता है वो बिल्कुल ईसोफेगस की तरह ही होता है जो कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मगर ये ईसोफेगस से अलग होता है। जैसे कि ईसोफेगस के पास तो होते हैं ग्लैंड्स, लेकिन वेजाइना के पास कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते। ग्लैंड्स नहीं होते तो फिर वो वेट कैसे होता है वो हमें पता करना है। मगर इसके पास मस्कुलरिस मिकोसा भी नहीं होता जो कि ईसोफेगस में होता है। तो अगर आप कंपेयर करते हो वजाइना को ईसोफेगस से तो डिफरेंसेस तो हैं दोनों के बीच में। अब चलिए हमें एक डायग्राम बनाना है इसका, मगर इससे पहले हम एक देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो कि होता है एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स के बीच में। वो होता है स्क्वामो कॉलमनार जंक्शन। और वैसे देखा जाए प्यूबर्टी से पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होता है वो सर्विक्स के अंदर की तरफ होता है, लेकिन जैसे रिप्रोडक्टिव एज आती है बेबी आता है तो
ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है सर्वाइकल कैनाल से और एक्सपोज होता है वेजाइना के एसिडिक पीएच से। अब जो एसिडिक पीएच है उसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया में चला जाता है और वो मेटाप्लेशिया ठीक नहीं, क्योंकि वो डिस्प्लेसिया और कैंसर भी बन सकता है। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। आप यहाँ देखेंगे कि एक होता है एंडोसर्विक्स, और जो एंडोसर्विक्स होता है यूट्रस के लोअर पार्ट पर, उसका एपिथेलियम होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो कि सिक्रेटरी नेचर का होता है। जबकि आप अगर बात करते हैं एक्टोसर्विक्स की, जो वेजाइना की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो एक्टोसर्विक्स का जो एपिथेलियम होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जैसे कि वेजाइना का भी अपना एपिथेलियम। और ये जो एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स का जो जंक्शन है ना, सडनली ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल कॉलमनार में चेंज होता है, एब्रप्ट चेंज है यहाँ पर। ये अक्सर प्यूबर्टी से पहले सर्विकल कैनाल के अंदर ही होता है, पर जैसे ही फीमेल बेबी बेयरिंग एज में आती है या बेबी बियर करती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स का, ये सर्विक्स के इवर्ट होने के कारण बाहर को आ जाता है। और जब वो बाहर को आता है तो वजाइना का जो एसिडिक पीएच है वो फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया कर देता है। मतलब इवन जो कॉलमनार एपिथेलियम जो अंदर की तरफ को था उस पर भी आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब वो मेटाप्लेशिया जो आप कह रहे हो ये हमेशा प्रोन टू डिस्प्लेशिया है, प्रोन टू कैंसर है। और ये भी ध्यान रखें कि जब मेनोपॉज होता है तो फिर से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वो वापस सर्वाइकल कैनाल में ही चला जाता है। तो प्यूबर्टी के पहले और मेनोपॉज के बाद जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है ये सर्वाइकल कैनाल के अंदर ही है, केवल रिप्रोडक्टिव एज में ये बाहर की तरफ को रहता है। तो चलिए अब ये डायग्राम जो है हम खुद भी बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब, और साथ में बना रहे हैं वेजाइना, और यहाँ पे हमें सर्वाइकल कैनाल भी दिखानी है। एक होता है एंडोसर्विक्स और एक जो वेजाइना की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है वो होता है एक्टोसर्विक्स। यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए एक्टोसर्विक्स और यहाँ मार्क कर दीजिए एंडोसर्विक्स, और दोनों की जो एपिथेलियम है वो अलग अलग होगी। एक्टोसर्विक्स जो वेजाइना में प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी एपिथेलियम कैसी होगी, वैसी ही जैसे कि वेजाइना की, और एंडोसर्विक्स की एपिथेलियम कैसी होगी, वैसी ही जैसे कि यूट्रस की। तो यूट्रस की एपिथेलियम कैसी होगी, उससे पहले आप ये पता करें कि यूट्राइन ट्यूब की एपिथेलियम कैसी होती है। जहां बात आती है यूट्राइन ट्यूब की, तो इसके अंदर होते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जिनमें से कुछ तो होते हैं सिलिएटेड और कुछ होते हैं नॉन सिलिएटेड सिक्रेटरी पेग सेल्स भी। और हमें यहाँ पर सीलिया चाहिए होता है, क्यों? ताकि वो सीलिया जो है मूव कर सके कंसेप्टस को यूट्रस की तरफ को। आप कंसेप्टस को यूट्रस की तरफ को मूव करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जो कंसेप्टस होता है वो यूट्रस में ही तो इम्प्लांटेशन करेगा। अब ये जो मूवमेंट है इसके लिए ऑफ कोर्स पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होती है यूट्राइन ट्यूब की, जो पुश करती है कंसेप्टस को यूट्रस ट्यूब से यूट्रस की तरफ को। लेकिन यहाँ पर सीलिया का भी एक रोल होता है। आप कैसे कह सकते हैं सीलिया का भी रोल होता है? कुछ स्टडीज की गई हैं और ये भी पाया गया है कि कुछ केसेस जो कार्टाजेनस सिंड्रोम के होते हैं, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, उसमें कुछ फीमेल्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है। तो हो सकता है कि कार्टाजेनस सिंड्रोम, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम में अगर सीलिया काम नहीं कर रहे तो कंसेप्टस जो है वो मूव नहीं कर पाया प्रॉपर्ली यूट्रस की तरफ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिली, विच विल डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द फीमेल। भले ही इतना प्रूवन नहीं है पर ये एक स्कूल ऑफ थॉट तो है। खैर, यूट्राइन ट्यूब में आपने कहा कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। क्या आपको यूट्रस में सीलिया मिलता है? नहीं, यूट्रस में होते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, और वही सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो आपको एंडोसर्विक्स में भी मिलेगा। और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन देते रहते हैं, और वो सिक्रीशन जो है वजाइना की तरफ को भी मूव करती रहती हैं, उनके सरफेस को लुब्रिकेटेड रखती हैं। अच्छा, तो ये जो सर्विक्स है बाहर की तरफ को एक्टोसर्विक्स, इसकी लाइनिंग एपिथेलियम वजाइना की है, तो दोनों की लाइनिंग क्या हुई वो तो हम जानते हैं, ईसोफेगस की तरह नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और एक बात का और ध्यान रखें कि एक्टोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स का जो जंक्शन है वो नॉर्मली तो सर्वाइकल कैनाल की तरफ ही होता है, प्यूबर्टी में भी और मेनोपॉज में भी। तो फिर वो बाहर की तरफ कब आता है? बाहर की तरफ वो तब आएगा जब सर्विक्स का इवर्शन होगा, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, बेबी डिलीवरी के दौरान। और उस वक्त जो है एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स के जंक्शन पर जो अब बाहर की तरफ है वजाइना की तरफ, एक्सपोजर टू
एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना, फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, कैंसर वगैरह के चांसेस होते हैं, तो आपको मॉनिटर करना होता है इस एरिया को, खासकर उन लेडीज में जो प्रीडिस्पोज होती हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि वेजाइना के पास ग्लैंड्स नहीं होते, उसके पास मस्कुलरिस मिकोसा नहीं होता, वो एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, और बावजूद इसके कि ग्लैंड्स नहीं है फिर भी वो वेट सरफेस होती है और सिक्रीशन से लगी होती है, क्योंकि वो सिक्रीशंस उसके अपने नहीं, वो तो आते हैं सर्वाइकल ग्लैंड से, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन होते हैं। तो ये डिटेल थी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन हैंडल करना होगा जो कि पूछ रहा है कि वजाना की एपिथेलियम क्या है। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं, और आप तुरंत कहेंगे कि वो तो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो आंसर हो गया सी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डी कहाँ मिलेगा? हाँ, डी जो मिल रहा था वो हमें मिल रहा था यूट्राइन ट्यूब में। भले ही वहां पर कुछ नॉन सिलिएटेड पेग सेल भी होते हैं जो सिक्रेटरी होते हैं, लेकिन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम भी मिलते हैं यूट्राइन ट्यूब में। मगर यहाँ पर क्योंकि वजाइना पूछा है तो हमारा आंसर रहेगा चॉइस नंबर सी, और ये एक्टोसर्विक्स में भी मिलेगा। अगर ये एक्टोसर्विक्स में मिलेगा तो एंडोसर्विक्स में क्या मिलेगा? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम।